अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करें और इसमें हम अपने पहले सब टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप किन चीज़ों को बनाते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दो चीज़ों की, एक तो ड्रग की, ठीक है, और इसके अलावा अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ड्रग में क्या चीज़ आएगी और अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ आएगी, ठीक है। देखिए, जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं वो तो किस में आ जाएंगी? ड्रग्स में। और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे? अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में सिरिंजेस, ड्रिप सेट्स, ईटीसी। यानी हर वो चीज जो कि मेडिसिन को बॉडी में ले जाने के लिए हेल्प करती है वो अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स में आ जाएगी। और हर वो चीज जो मेडिसिन का काम करती है मुन्ने, वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी ड्रग्स के अंदर। चले, अब अगर हम ड्रग्स की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो मैंने ड्रग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भाई, ड्रग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, आप जिन ड्रग्स को समझते हैं ना, वो ड्रग्स तो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जिनको हम नशावर ड्रग्स कहते हैं। बट हम हमारे सिलेबस में जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है वो मेडिसिन बेस्ड ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए, ड्रग्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं? ड्रग्स सिंपली ऐसे सब्सटेंसेस हैं। ड्रग्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट affect लिविंग प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसका मतलब ऐसी चीजें हैं जो सेल के लिविंग मटेरियल पर इफेक्ट करें, जो सेल के लिविंग मटेरियल पर अफेक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक केमिकल है वो मेरे पेनक्रियास पर इफेक्ट कर रहा है, तो मेरा पेनक्रियास तो लिविंग है ना, चलता फिरता है, जिंदा है बेचारा। तो उस केमिकल को आप क्या बोलेंगे? ड्रग बोलेंगे। यानी हर वो चीज जो जानदार पर असर कर सके या जानदार हिस्से पर असर कर सके उसे हम ड्रग कहते हैं। अच्छा, अभी जो ड्रग्स हैं मुन्ने, ये ड्रग्स होती हैं दो तरह की। एक को हम कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स, अब नारकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इनसे हम इलाज भी करते हैं, जैसे पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियां जो है वो नारकोटिक्स में ही आती हैं, ठीक है। यानी नींद की गोली खाना भी एक तरह का नशा ही है। और आप देखिएगा कि जब नींद की गोलियां आप खाते हैं तो आपको उन गोलियों की आदत भी हो जाती है बकायदा। तो एक होती है नारकोटिक ड्रग्स और दूसरी होती है थेरापेटिक ड्रग्स। थेरापेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको असल में हम मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसे तो हम नारकोटिक ड्रग्स को तो हम कहते हैं फूड ऑफ चर्सी। क्या कहते हैं? फूड ऑफ चर्सी, ये तो चर्सियों का खाना है, ठीक है। हाँ, जबकि थेरापेटिक ड्रग्स हमारे पास असल में क्या होती हैं? मेडिसिन होती हैं। अच्छा, अब मेडिसिन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? भाई, मेडिसिन को हम बिल्कुल वैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोई भी केमिकल जो कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म पे इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मेडिसिन हमें दो काम करके देती है। एक तो ट्रीट द डिजीज, एक तो वो डिजीज को ट्रीट करती है। दूसरा, क्योर द डिजीज। अब आप बोलेंगे डिजीज और क्योर एक ही तो बात है? नहीं, डिजीज, ट्रीट और क्योर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको ट्रीट और क्योर में एक फर्क जरा जल्दी से बता दूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रीट का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। क्या करते हैं? सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, ठीक है। और आप क्योर का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप उस चीज को एलिमिनेट कर दें। क्या कर दें? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब उस चीज का खात्मा कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं, पेशेंट को इंसुलिन देंगे तो पेशेंट का क्या होगा? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंसुलिन देने से पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, तो आपने एक सिम्टम को ठीक कर दिया ना, तो दैट इज ट्रीटमेंट। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रीटमेंट। अच्छा, मान ले किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन है, किसी बंदे, जैसे आपका दिमाग खराब है, तो मान लें आपको ब्रेन इन्फेक्शन है। तो ब्रेन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमने बॉडी में दे दी एंटीबायोटिक। क्या दे दी? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या करेगी?
उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल कर देगी, क्या करेगी, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मार देगी, जिसकी वजह से हमें ब्रेन इन्फेक्शन हुआ। तो दैट इज क्योर। बात समझ आ रही है आपको? तो जब आप किसी ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर दें, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, किसी भी चीज को जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो दैट इज क्योर। ठीक है। और जब आप किसी चीज के सिम्टम्स को ठीक करते हैं, तो हम उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप सर के दर्द के लिए पैनाडोल खा लें, तो पैनाडोल का खाना क्या कहलाएगा? ट्रीटमेंट। क्या कहलाएगा? ट्रीटमेंट कहलाएगा। खैर, अच्छा ये तो हो गया एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। अब हम जल्दी जल्दी अपनी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। देखें, अब हमें पढ़ना है जल्दी जल्दी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। चलें, एक एक करके हम जल्दी जल्दी टाइप्स ऑफ ड्रग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ ड्रग है हमारे पास एनाल्जेसिक्स। मुने एनाल्जेसिक को प्यार से पता है हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेन किलर। क्या कहते हैं? पेन किलर। तो अगर आपको कहीं दर्द है, तो आप एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या करती हैं? एनाल्जेसिक्स ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं कहाँ जाके? सीएनएस पे। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी वाले बच्चों को तो पता होगा, खैर मैथ्स वाले बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए, हमारी बॉडी में दो बहुत अहम हिस्से होते हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं ब्रेन, जो कि हमारे सर के अंदर होता है, खोपड़ी में। और दूसरी चीज होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। ये दोनों ही चीजें मिलके हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं, मैसेजेस को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करें, और एक्ट करने के बाद हमें उस दर्द से क्या दे दें, बताओ जल्दी बताओ, क्या दे दें? राहत दे दें। तो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। अच्छा, अब एनाल्जेसिक की एग्जांपल क्या है? अब देखें, आपके सिलेबस में एनाल्जेसिक की जो एग्जांपल है ना मुन्ने, वो लिखी हुई है एस्प्रिन। बट मैं आपको हरगिज ये नहीं बोलूंगा कि आप इसके लिए एस्प्रिन लें। क्यों? एस्प्रिन का असल काम है खून को पतला करना। एस्प्रिन का असल काम क्या है? खून को पतला करना। अब इसका काम खून को पतला करना भी है, इसका काम सोजिश को कम करना भी है, ठीक है, और इसका काम दर्द को कम करना भी है। अब अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, और सर में दर्द के लिए अगर आप एस्पिरिन लेंगे, तो क्या ठीक है? नहीं। एस्पिरिन आपके सर का दर्द तो ठीक करेगी, लेकिन सर के दर्द के साथ साथ क्या होगा कि आपका ब्लड भी पतला हो जाएगा, जबकि आपको ब्लड पतला करने की जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि आपको ब्लड पतला करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप एस्पिरिन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं सर के दर्द के लिए। तो जब आप इसे फ्रिक्वेंटली खाएंगे, तो क्या होगा? आपका खून इतना पतला हो जाएगा कि वो जगह जगह से लीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एनाल्जेसिक में एस्पिरिन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एस्पिरिन आपको मार्केट में किस नाम से मिलती है भाई? डिस्प्रिन के नाम से मिलती है, शायद आपने सुना हो। और एस्कार्ट के नाम से भी आती है, एस्कार्ट के नाम से। तो फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से तो एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, और एस्पिरिन एनाल्जेसिक है भी। बट हमें एस्पिरिन को एज एनाल्जेसिक यूज नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जगह किसको यूज करना चाहिए? या तो डिक्लोफेनिक सोडियम को, या फिर पैरासीटामोल को। ठीक है, जैसे हम पैनाडोल भी कहते हैं, बहरहाल। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ड्रग पर। हमारी सेकंड ड्रग है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं भाई? एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, या तो किल कर देती हैं, किसको? किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या फिर या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं। और या फिर इनका दूसरा काम क्या है? सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक दो काम करती हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए दो काम कर रही हैं। एक, या तो उस जरासीम को मार देती हैं, या फिर उस जरासीम की ग्रोथ को कम कर देती हैं। अगर ऐसी एंटीबायोटिक जो जरासीम को मार दे, क्या करे? जरासीम को मार दे, तो मुन्ने ऐसी एंटीबायोटिक को आप कहते हैं बैक्टेरिसिडल। क्या कहते हैं? बैक्टेरिसिडल। और ऐसी एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर दे, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एंटीबायोटिक्स दो तरह की हो गई, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें तो बैक्टीरियोसिडल। कभी कभी हम इसे बैक्टीरियोसिडल भी कहते हैं। खैर,
तो बैक्टीरियोसिडल। और अगर ये ग्रोथ को कम कर दे तो हम इसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक। अच्छा, अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव किसके खिलाफ होगी, इफेक्टिव का मतलब ये किस किस चीजों के खिलाफ काम कर सकती है। देखें, पहली बात आपने याद रखना है, ये वायरस के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं कर सकती, बिल्कुल काम नहीं कर सकती। अगर आप किसी वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबायोटिक देंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। अच्छा, किस किस के खिलाफ लड़ती है, बैक्टीरिया के खिलाफ, फंगस के खिलाफ, और क्या कहते हैं ये, इसके अलावा प्रोटोजोआ के खिलाफ। अब प्रोटोजोआ मैथ्स वाले बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों ने सुना होगा। इनकी एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने 9 क्लास में अमीबा, पैरामीशियम ये सब सुना हो। खैर, तो एंटीबायोटिक ज्यादातर तो हम खैर बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इसे वायरस के लिए भी यूज कर रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का वायरस में कोई लेना देना नहीं है। चलें, अब हमें इसकी एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए। तो बताएं, एंटीबायोटिक की कोई एग्जाम्पल, पेंसिलिन। कौन सी एग्जाम्पल है, पेंसिलिन, ठीक है। चलें, अब हम जा रहे हैं अपनी थर्ड क्लास ऑफ ड्रग पे। हमारी तीसरी कैटेगरी है एंटीपायरेटिक्स। क्या है, एंटीपायरेटिक्स। चलें, एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होगा, अगेंस्ट। पायरेटिक्स कहते हैं फीवर को, पायरेटिक्स किसको कहते हैं, फीवर्स को। यानी ऐसी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि फीवर को क्या कर दें, कम कर दें, जो कि फीवर को क्या कर दें, कम कर दें। और फीवर को कम करके बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे क्या कर दें मुन्ने, नॉर्मल कर दें, उसे क्या कर दें, नॉर्मल कर दें। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसे अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सही है। अब जाहिर है हमें इसकी एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए, इसकी भी कई सारी एग्जाम्पल्स हैं। बट हमारे सिलेबस में जो इसकी एग्जाम्पल है वो है पैरासिटामोल। मुन्ने, पैरासिटामोल किस किस नाम से आती है मार्केट में, पैरासिटामोल आपको पैनाडोल के नाम से भी मिलती है, पैरासिटामोल आपको कालपोल के नाम से भी मिलती है। चलें, कुछ बच्चे आप में से मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे, उनको तो बहुत ही अच्छा ये सब चीजें पता होंगी जो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चौथी क्लास ऑफ ड्रग हमारे पास कौन सी है, एंटी फंगल मेडिसिन। अब एंटी फंगल देखें, नाम से ही समझ आ रहा है बेटा, ऐसी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करेंगी, फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगी, जो कि फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगी। यानी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो बीमारियां, जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लूकनाजोल। क्या है, फ्लूकनाजोल, फ्लूकनाजोल। खैर, चलें, पांचवी क्लास ऑफ ड्रग पे चलें जल्दी से जरा। बेटा, पांचवी क्लास ऑफ ड्रग हमारे पास है एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब एंटी मलेरियल नाम से ही समझ आ रहा है भाई, ऐसी मेडिसिन जो कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, है ना। तो ड्रग्स, ड्रग्स दैट आर यूज अगेंस्ट मलेरिया, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं जो कि मॉस्किटो बाइट के खिलाफ यूज की जाए, मॉस्किटो बाइट। क्योंकि मलेरिया हमें कब होता है, जब हमारी बॉडी में मच्छर काटता है, जब हमारी बॉडी में कौन काटता है, मच्छर काटता है। तो मॉस्किटो बाइट, अब मॉस्किटो बाइट की एक एग्जाम्पल है मलेरिया। मच्छर के काटने से हमें एक बीमारी होती है, मलेरिया। अच्छा, आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए कि मलेरिया किसके काटने की वजह से होती है। भाई, मलेरिया फीमेल एनाफिलस मच्छर है, फीमेल एनाफिलस मच्छर है, उसके काटने की वजह से होती है। याद रखिएगा, मेल नहीं काटता, मेल कभी भी नहीं काटेगा, हमेशा कौन काटेगी, फीमेल काटेगी, ठीक है। हाँ, खैर, मेल मच्छर तो सिर्फ आपके कान में आएगा, भिन 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 करके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फीमेल आपको डस के जाएगी, काट के जाएगी फीमेल, हाँ। तो ऐसी ड्रग्स जो कि मॉस्किटो के काटने के इन्फेक्शन की वजह से दी जाएं, जिन जैसे कि मलेरिया के खिलाफ, ठीक है। चलें, अब इसकी एग्जाम्पल भी हमें पता होनी चाहिए।
तो भाई इसकी एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन। आपने बस ये याद रखना है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं और उनकी क्या क्या एग्जाम्पल हैं। नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 ड्रग है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब देखिए इन्फ्लेमेटरी हम कहते हैं सोजिश को, किसको कहते हैं, सोजिश को, यानी सूजन आई हुई है और वहां पे पेन हो रहा है हमें। तो जाहिर है इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा इस सोजिश को क्या करना, कम करना, यानी ड्रग्स ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन, यानी ऐसी मेडिसिन्स जो कि इन्फ्लेमेशन को क्या कर दें, कम कर दें। अब इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं हम, सोजिश को कहते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन से हमें राहत मिल जाती है तो हमें दर्द से भी राहत मिल जाती है। तो ये सोजिश और दर्द को कम करती है, इन्हें हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसकी एग्जाम्पल क्या है, कई सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, बट हमें एक एग्जाम्पल अपने सिलेबस के हिसाब से याद रखनी है। इसकी एग्जाम्पल है आइबोब्रोफिन। क्या एग्जाम्पल है, आइबोब्रोफिन। बेटा आइबोब्रोफिन मार्केट में जो है वो ब्रूफिन के नाम से आती है, ठीक है। हाँ, तो कहीं भी बॉडी में अगर सोजिश होती है, सोजिश का मतलब ये होता है कि वो बॉडी वहां से स्वेल हो गई है, सूज गई है और उसमें दर्द हो रहा है, तो उसे हम सोजिश कहते हैं, ठीक है। सूजना प्लस दर्द होना, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सोजिश कहते हैं। चलें, और इसके लिए कौन सी ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं आइबोब्रोफिन। और आइबोब्रोफिन किस नाम से आती है, ब्रूफिन के नाम से आती है। अच्छा, चलें, अब आ जाएं जल्दी से नंबर 7 ड्रग के ऊपर। बस ये हमारी लास्ट ड्रग है, इस ड्रग के बाद हमारे पास ये जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वाला टॉपिक है ये एंड हो जाएगा। लेकिन आखिरी वाली जो ड्रग है इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है। इसका नाम है एंटी एलर्जी। अब हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि एंटी एलर्जी क्या होंगी, तो भाई ऐसी ड्रग्स जो कि एलर्जी को कम करें, ऐसी ड्रग्स जो कि एलर्जी को कम करें, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी एलर्जी। चलें, अब एलर्जी होती क्या है, एलर्जी किसे कहते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक कुव्वत मदाफियत है। क्या है, कुव्वत मदाफियत। ये कुव्वत मदाफियत यानी इम्यून सिस्टम हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम जरासीमों से क्या कर सकें, फाइट कर सकें। तो हमारे पास दर हकीकत एक इम्यून सिस्टम है। क्या है, इम्यून सिस्टम है। इस इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है, टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब हम जरासीम से लड़ना चाहें तो हमारे अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। देखिए हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स हैं। हमारे पास एक सिस्टम है सांस लेने के लिए, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है खाना हजम करने के लिए, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक सिस्टम है सोच विचार करने के लिए, दैट इज नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास इसी तरह से जरासीम से लड़ने के लिए भी एक सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। तो एलर्जी क्या है, इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। तो एलर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे कुव्वत मदाफियत की वजह से होती है और होती बिला वजह अगेंस्ट नॉर्मल सब्सटेंस। समझ आई बात। अगर हमारा कुव्वत मदाफियत यानी इम्यून सिस्टम जरासीम के खिलाफ रिस्पॉन्स देने के बजाय नॉर्मल चीजों के खिलाफ रिस्पॉन्स दे दे, किसके खिलाफ, नॉर्मल चीजों के खिलाफ रिस्पॉन्स दे दे, तो हम इसे कहते हैं एलर्जी। अब किन किन चीजों से हमें एलर्जी हो सकती है, आपने देखा होगा, मैंने नॉर्मल सब्सटेंस क्यों लिखा, कि वो चीजें जो नुकसानदेह नहीं है उनसे भी हमें एलर्जी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध से एलर्जी होती है, जैसे ही वो दूध पीते हैं उल्टी कर देते हैं, उन्हें लैक्टोज से एलर्जी होती है ना। बहुत से लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉन से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को फ्रेग्रेंस से, खुशबू से एलर्जी होती है। तो एलर्जी हमेशा नॉर्मल सब्सटेंसेस से होती है, जबकि ये इम्यून सिस्टम का काम किया है जरासीम से लड़ना, लेकिन कभी कभार इम्यून सिस्टम क्या करता है, नॉर्मल केमिकल के खिलाफ रिस्पॉन्स दे देता है। तो अब अगर उसने रिस्पॉन्स दे दिया तो हमें उसे ठीक भी तो करना है ना। हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए हम बॉडी में क्या देते हैं, एंटी एलर्जी देते हैं। अब बॉडी क्या करती है, एलर्जी कैसे होती है इस बात को समझ लें। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिस सिस्टम का नाम क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम अपने अंदर से एक केमिकल निकालता है जिसका नाम है हिस्टामीन।
और ये हिस्टामीन एलर्जी करवाता है। तो भाई मैं एलर्जी को कैसे सही करूं? मैं एलर्जी को ऐसे सही कर सकता हूं कि मैं किसी तरह से इस हिस्टामीन को क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं। क्या कर दूं? हिस्टामीन को ब्लॉक कर दूं। क्योंकि जब हिस्टामीन ब्लॉक होगा तो फिर एलर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये जो मेडिसिन होती हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, ये हिस्टामीन को ब्लॉक करती हैं। क्योंकि ये हिस्टामीन को ब्लॉक करती हैं, इसी वजह से इन्हें एंटी एलर्जी के साथ साथ एंटी हिस्टामीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामीन। तो इन ड्रग्स के दो नाम हो गए, या तो इन्हें हम कहते हैं एंटी एलर्जी, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन। अच्छा, अब देखिए एलर्जी कितनी फॉर्म्स में होती है। एलर्जी एलर्जी की कई सारी फॉर्म्स हैं। एक तो रेडनेस हो गई, पूरी बॉडी पे रेड 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 कलर के डॉट्स पड़ गए, शायद आपने कार्टून्स में देखा हो। एक तो रेडनेस हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रनी नोज, यानी टिप 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 नाक बह रही होती है, इसे हम कहते हैं रनी नोज। रनी नोज भी एलर्जी की वजह से होती है, याद रखिएगा। तीसरा, आपकी बॉडी पर ना ऐसे ददोड़े बन जाएंगे जिसे जिन्हें हम कहते हैं हिव्स। ऐसे जैसे मच्छर ने काटा है ना, पूरी बॉडी पर ऐसे होने शुरू हो जाते हैं, इन्हें हम हिव्स कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों एलर्जी की अलामत हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एंटी एलर्जी। क्या लेना पड़ेगी आपको? एंटी एलर्जी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बिल फर्ज कुछ खाया, ठीक है, आपने कुछ खाया और आपकी पूरी बॉडी पर हिव्स हो गए, घबराने की बात है या नहीं? नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये इतनी खतरनाक नहीं होती। बस सिंपल हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है एंटी हिस्टामीन। हमें क्या ले लेनी है? एंटी हिस्टामीन। और एंटी हिस्टामीन की कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, डाई फिनाइल हाइड्रामीन। डाइफिनाइल हाइड्रामीन, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है। बट एक एंटी एलर्जी आपको मैं बताता हूँ, उसका नाम है लॉराटिडीन। क्या नाम है? लॉराटिडीन। लॉराटिडीन मार्केट में लॉरेन के नाम से आती है। किसके नाम से आती है? लॉरेन के नाम से। सॉफ्टेन के नाम से भी आती है। तो अगर अगर आप लॉरेन ले लें, तो लॉरेन खाते ही आप चाहे आपको रनी नोज हो रही हो, आपकी रनी नोज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हिप्स बने हुए बॉडी में, तो हिप्स भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इसे जब आपने लेना है जब आपकी नाक बह रही हो। अगर आपकी नाक बह नहीं रही, बल्कि नाक उल्टा बंद हो रही है, और अगर आपने लॉरेन ले रही, तो फिर लॉरेन आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकती है। आपको बात समझ आ रही है? अगर आपकी नाक बंद हो रही है, तो आपने हरगिज लॉरेन यूज नहीं करनी। अगर आपकी नाक बह रही है पानी की तरह, तो फिर लॉरेन इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। ये आपकी बॉडी बॉडी पे ददोड़े फैल गए, हिव्स हो गए, तो भी लॉरेन इज द बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस। अच्छा चलिए, अब हमने इतनी बात कर ली कि अगर नजला बह रहा है तो फिर हम लॉरेन लेंगे। लेकिन अगर नजला नहीं बह रहा, नजला जम रहा है, तो नजला जम रहा है तो क्या लोगे? एरिनेक फोर्थ। क्या लोगे? एरिनेक फोर्थ। तो एरिनेक फोर्थ जब नजला जम रहा है, और जब नजला बह रहा है तो लॉरेन। यहाँ पर ये जितनी भी ड्रग्स थी फार्मास्यूटिकल की, वो हमने कवर कर ली। तो यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया मुन्ने? कंप्लीट हो गया, डेट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जो है अपने पहले टॉपिक को हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं मुन्ने? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें ड्रग्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स और मेडिसिन को कहते हैं। मेडिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लाइक ड्रिपसेट्स, सिरिंजेस, नॉर्मल सलाइन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब आ जाते हैं अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स पे, जो कि मेडिसिन को बॉडी में देने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ड्रग्स कितनी तरह की होती हैं? मेनली ड्रग्स दो तरह की होती हैं, एक को हम नारकोटिक्स कहते हैं, एक को हम थेरेपेटिक्स कहते हैं। जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें नारकोटिक्स कहते हैं, और जो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम थेरेपेटिक कहते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिहाज से ड्रग्स कितनी तरह की हैं? हमारे सिलेबस में 7 तरह की हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? जो हमें दर्द से राहत देती हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल एस्प्रिन है, अभी हमने पढ़ी। फिर
एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती हैं या फिर बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। अगर ग्रोथ कम कर रही है बैक्टीरियोस्टैटिक, अगर किल कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिसिडल। इसकी एग्जाम्पल क्या है, पेंसिलिन। तीसरी ड्रग हमने कौन सी पढ़ी, एंटीपैरेटिक्स। एंटीपैरेटिक्स क्या होती है, जो फीवर को कम करके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है ना। एग्जाम्पल क्या है, पैरासिटामोल। फिर हमने क्या पढ़ा, एंटी फंगल। एंटी फंगल क्या है, जो फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर दें। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फ्लूकानोजोल। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल क्या होते हैं, जो मलेरिया के इन्फेक्शन को ठीक कर दें। एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोक्विन। फिर हमने क्या पढ़ा, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम से समझ आ रहा है, जो इन्फ्लेमेशन को क्या कर दें, कम कर दें। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी, आइबोब्रोफिन। आइबोब्रोफिन इज अ फॉर्मूला, और मार्केट में किस नाम से आता है, ब्रूफिन के नाम से आता है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक क्या होती हैं, जो एलर्जी को कम करती हैं। कैसे कम करती हैं, हिस्टामिन को ब्लॉक करके। इस वजह से एंटी एलर्जी को हम एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा। और हिस्टामीन के सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। हिस्टामीन के सिम्टम्स, जब हिस्टामीन निकलेगा एलर्जी होगी तो क्या क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, हिप्स बन सकते हैं, रनी नोज हो सकती है। और देखें, अब आप बच्चे तो हैं नहीं, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ रनी नोज, तो जब नाक बह रही है तो छींके तो आएंगी, ठीक है, स्नीजिंग तो होगी होगी। ऐसा ही है। और अगर आपकी स्किन रेड रेड हो रही है, आपकी स्किन पे हिप्स पड़ रहे हैं, तो आप ये तो मान लें कि आपकी स्किन पे खुजली तो होगी ना, होगी। इसे हम कहते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इची स्किन। क्या होगा, इची स्किन। और इची स्किन तो देखें इंग्लिश का वर्ड है, इची स्किन किसका वर्ड है, इंग्लिश का। हम अगर इसे बायोलॉजी में देखें तो इसे हम कहते हैं प्यूराइटस। क्या कहते हैं, प्यूराइटस। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है भाई, इसकी एग्जाम्पल है डाइफिनाइल हाइड्रोमीन हमारे सिलेबस के हिसाब से। और वैसे जो प्रॉपर एग्जाम्पल है इसकी वो क्या है, लॉरेन, या फिर सॉफ्टेन, जिसका फॉर्मूला क्या है, लॉराटिडीन। हिस्टामीन क्या होती है, हिस्टामीन एक केमिकल है जो कि बॉडी में वाइट ब्लड सेल के अंदर से निकलता है। हिस्टामीन, हिस्टामीन एक केमिकल है। हिस्टामीन इज अ केमिकल जो कि हमारे कहाँ से निकलता है, वाइट ब्लड सेल से। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स निकलता है ये। अगर आप जो बायो के स्टूडेंट हैं वो जब इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको आप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनली पहला टॉपिक एंड हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अपना स्टार्ट करें टॉपिक नंबर 2, दैट इज पेस्टिसाइड्स। अब देखें पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स, ठीक है, कैसे डिफाइन करें, केमिकल्स दैट आर यूज टू कंट्रोल, रिपेल और किल पेस्ट। यानी ऐसे केमिकल जिनको पेस्ट को या तो आप दूर करने के लिए इस्तेमाल करें, या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, या पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करें। अल्टीमेटली पेस्ट हमारे काम की चीज नहीं है। तो पेस्ट से बचने के लिए हम जो केमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो हमें पेस्ट से बचाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, पेस्टिसाइड। अच्छा, अब पेस्ट को डिफाइन कर देता हूं मैं आपके लिए कि पेस्ट क्या होता है। ठीक है, पेस्ट ऐसे जानदार होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हार्म्स क्रॉप्स, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान के बच्चों को भी, और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जितने भी जानदार जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाएं, फसलों को नुकसान पहुंचाएं, या माहौल को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। जैसे कीड़े, है ना, हाँ, जैसे कीड़े। तो भाई हम इसमें जैसे कीड़े मारने की दवाई भी किसमें आएगी, पेस्टिसाइड में आएगी। तो हर वो चीज जो हमें नुकसान पहुंचा रही है वो पेस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, वो पेस्ट कहलाती है। और पेस्ट को मारने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे दूर भेजने के लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं मुन्ने, वो क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। अब पेस्टिसाइड्स होते कितनी तरह के हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो मैंने पेस्टिसाइड्स होते हैं तीन तरह के।
नंबर वन, इंसेक्टिसाइड्स। अब देखें, इंसेक्टिसाइड नाम से ही समझ आ रहा है ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि किसको किल करेंगे, इंसेक्ट को। नाम लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैं लिख देता हूं। तो क्या हो गया, टू किल इंसेक्ट्स। चलिए, अब इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल ही मुश्किल है, बाकी सब आसान है। बाकी तो आप नाम देखेंगे आपको चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। इसके लिए हम एक यूज करते हैं केमिकल, दैट इज डीडीटी। क्या मुन्ने, डीडीटी। अब जाहिर है डीडीटी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा डीडीटी, डीडीटी इज डैश, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से आप किस पे टिक कर देंगे, इंसेक्टिसाइड्स पे। बट हो सकता है वो आपसे डीडीटी की फुल फॉर्म पूछ ले, तो फिर आपको पता होना चाहिए डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो, क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डी फॉर डाइक्लोरो, डी फॉर डाइफिनाइल, टी फॉर ट्राइक्लोरोइथेन। तो थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन अगर आप दो तीन दफा इसको पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी दूसरी कैटेगरी पे। हमारी दूसरी कैटेगरी है फंजीसाइड। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। फंजीसाइड्स क्या होंगे, ऐसे केमिकल्स जो कि फंगस को मारेंगे। तो मैं लिख देता हूं जल्दी से, टू किल फंगस। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल मुश्किल है और कुछ मुश्किल नहीं है मुन्ने, सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी एग्जाम्पल है मैनकोजिब। क्या है, मैनकोजिब। अच्छा, अब मैनकोजिब को प्यार से एक नाम और देते हैं। वो क्या भाई, मैनकोजिब को एक प्यारा सा नाम और देते हैं, और वो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। दुआ करें कि पेपर में अगर ये एमसीक्यूज आए तो मैनकोजिब लिखा हुआ आ जाए। अगर इसने आपसे केमिकल नेम पूछ लिया तो इसका केमिकल नेम बहुत मुश्किल है, मैग्नीज इथाइलिन बिस। मैग्नीज थाइलिन बिस जिंक सॉल्ट, ये इसका केमिकल नेम है। और मैनकोजिब को इसके अलावा भी हम एक नाम और देते हैं, क्या, डाई थायो कार्बामेट जिंक सॉल्ट। ठीक है, ये नाम जाहिर है केमिकल्स के नाम है, ये आपको याद करने हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपका भाई। तीसरी एग्जाम्पल है हर्बिसाइड। अब हर भी हमें समझ आ रहा है नाम से ही, हर छोटे छोटे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड ना। तो इसमें हम किस चीज को मारेंगे, टू किल वीड्स। अब आप बोलेंगे वीड्स क्या होते हैं भाई, आपने मेरे मुन्ने ने कभी पौधा देखा है, मेरे मुन्ने ने? अगर आप कभी गौर से एक पौधा देखें तो उस पौधे के अंदर एक मेन प्लांट होता है ना, ये लो, उसमें एप्पल भी लगा देते हैं, एप्पल, उसमें मेन प्लांट, लेकिन उसमें साथ साथ ना साइड में कई छोटे छोटे पौधे भी उगना शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं वीड्स। क्या कहते हैं उन्हें, इन्हें वीड्स कहते हैं। और ये जो हमारा पौधा है इसे हम कहते हैं मेन प्लांट। तो होता क्या है कि जमीन में जो न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है ना, जो खाना होता है, अब वो मेन प्लांट भी खाते हैं और वीड्स भी खाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वीड्स के होने की वजह से खाना, अब वीड्स भी खाएंगे तो मेन प्लांट को प्रॉपर नहीं मिलेगा, उससे खाना कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे गार्डन्स के अंदर गैर जरूरी पौधे हों, वरना वो न्यूट्रिशन को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रिशन को खत्म कर देंगे। तो हर्बिसाइड क्या करते हैं, वीड्स को किल कर देते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, यानी कौन सा केमिकल है जो ऐसा करता है? इसकी एग्जाम्पल है डाइक्लोरो, सिर्फ नाम मुश्किल है, बाकी सब कुछ आसान है। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। चलें, अब हम जरा जल्दी से रिकैप करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पेस्टिसाइड्स। बेटा पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट से हमें बचाते हैं। अब अगर आपने इसे लंबा करके लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, वो पेस्ट को किल भी करते हैं, वो पेस्ट को दूर भी भगाते हैं, और पेस्ट की ग्रोथ को रोक देते हैं, यानी कंट्रोल भी करते हैं। अच्छा, पेस्ट क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो पौधों को, इंसानों को और माहौल को नुकसान दें, वो पेस्ट कहलाते हैं। अच्छा, तो पेस्ट को मारने के लिए जो दवाई होती है वो क्या होती है, पेस्टिसाइड होती है। पेस्टिसाइड कितनी तरह का होता है, तीन तरह का हो सकता है। अगर कीड़ों को मार रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड, अगर फंगस को मार रहे हैं तो फंजीसाइड, और अगर जड़ी बूटियों को मार रहे हैं तो हर्बिसाइड। एग्जाम्पल सबकी क्या है, इंसेक्टिसाइड की है डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन।
ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को देना पड़ेगा। आप पढ़ाई को इज्जत देंगे तो ही पढ़ाई आपको इज्जत देगी, सिंपल। आप ये चाहते हैं ना सामने वाला आपकी इज्जत करे, तो आप उसे तमीज से बात करेंगे तभी तो वो आपसे तमीज से बात करेगा ना। तो बेटा पढ़ाई भी आपको जब भी इज्जत देगी जब आप पढ़ाई को इज्जत दोगे। चलें, फंजीसाइड की एग्जांपल क्या है, मैनकोजिब। बट मैनकोजिब का जो केमिकल नेम है वो जरा मुश्किल है, मैग्नीज इथाइलिन बिस जिंक सॉल्ट, या फिर डाइथायोकार्बोमेट जिंक सॉल्ट। इसी तरह से हर्बिसाइड की जो एग्जांपल है वो क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये तो हमने ये 3 टाइप्स पढ़ ली। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर्बिसाइड्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं। अगर हम सॉरी पेस्टिसाइड्स, अगर हम पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? हाँ, ये जो नुकसान है ये रिलेटेड टू एनिमल्स भी हो सकते हैं और ये रिलेटेड टू प्लांट्स भी हो सकते हैं। चलें, अब अगर हम एनिमल टॉक्सिक इफेक्ट्स को देखें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आई डैमेज। ये जो आप फसलों पर स्प्रे करेंगे ना, ये आपकी आंखें खराब कर सकता है। दूसरी बात, इस स्प्रे की वजह से आपको सांस लेने में मसला हो सकता है। तो सांस लेने में मसला होने की वजह से मैंने लिख दिया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और नाक के जरिए ये केमिकल आपके दिमाग में भी जा सकता है। तो जैसे ही दिमाग में जाएगा तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, यानी दिमागी मसाइल भी हो सकते हैं। और इवन इवन रिप्रोडक्टिव मसाइल भी हो सकते हैं भाई। तो हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में क्या कर सकता है, आंखों को इरिटेट कर सकता है, आंखें खराब कर सकता है, सांस लेने में मुश्किल कर सकता है, दिमागी मसाइल क्रिएट कर सकता है और लास्ट में रिप्रोडक्टिव मसाइल भी क्रिएट कर सकता है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी में क्या क्या मसाइल क्रिएट कर सकता है, ये क्लोरोफिल को डैमेज कर सकता है। क्लोरोफिल को डैमेज कर, अब क्लोरोफिल क्या होता है, देखें बायो वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा। क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी मदद से पौधा अपना खाना बनाता है। क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी मदद से पौधा अपना खाना बनाता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। प्रोटीन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, और सॉइल को भी डैमेज कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल को भी डैमेज कर रहे हैं, प्रोटीन को भी डैमेज कर रहे हैं और सॉइल को भी डैमेज कर रहे हैं। सॉइल को कैसे डैमेज कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर रहे हैं, उसको उसकी जरखेजनेस को खराब कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो सॉइल जरखेज नहीं रहेगी। अच्छा, अब पेस्टिसाइड इतना कुछ कर रहा है तो ज़ाहिर है हमें सेफ्टी मेजर्स करने पड़ेंगे, है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। भाई कैसे बच सकते हैं, सबसे पहली बात बचने की वो क्या है कि प्रॉपर डोज आप यूज करें, रिकमेंडेड डोज। क्योंकि अगर डोज ज्यादा हो गई तो साइड इफेक्ट भी तो बढ़ जाएगा। तो आपने प्रॉपर डोज यूज करनी है। अगर डोज यूज करनी थी आपको, मान लें 2 ग्राम, और 2 ग्राम की जगह आपने 5 ग्राम यूज कर ली, तो यार वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो सीवियर किस्म का देगा ना। आपको सोचें, अगर आप एक दवाई पी रहे हैं और आपने वो 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच पी लिए, तो वो कोई ना कोई तो असर करेगा ना आप पे। तो आपको जो डोज दी जा रही है वही डोज आपने यूज करनी है पौधों के ऊपर। एक बात, रिकमेंडेड डोज, और साथ साथ आप उसे कोशिश करें कि डाइल्यूशन में यूज करें, यानी फर्स्ट डिजोल्व इन वाटर एंड देन यूज। पहले आप उसे पानी में इस्तेमाल कर लें, पानी में घोल लें और फिर उसे इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि उसका असर कम हो जाएगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसी फसलें जिन पे आपने पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है, तो उसमें से जितने भी फल आ रहे हैं, उसमें से जितनी भी सब्जियां आ रही हैं, या उसमें से जितनी भी इस्तेमाल की चीजें आ रही हैं, आप उन्हें क्या करें, प्रॉपरली वॉश कर लें। प्रॉपरली वॉश, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली उसे वॉश नहीं करा और कीड़े मार दवाई लगी हुई है पौधे पे और आपने वही सब्जी खा ली,
तो जाहिर है वो दवाई तो आपके अंदर भी चली जाएगी, आपके अंदर के कीड़े मर जाएंगे, क्या होगा, आपके अंदर के कीड़े मर जाएंगे। तो जाहिर है ये भी तो मसला है ना। तो यहां तक आने के बाद हमने पेस्टिसाइड्स का टॉपिक क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। तो अब हम अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं जल्दी से, डेट इज डिटर्जेंट। ठीक है। अच्छा, डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस, ऐसे केमिकल्स जो धुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, यानी अगर आपको कोई धोना चाहता है तो आप में क्या डाल दे, डिटर्जेंट डाल दे, हाय 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 हाय, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे, क्या हो जाओगे, बिल्कुल साफ सुथरे। चले, अगली टर्म हमारे पास है डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज को कैसे डिफाइन करोगे भाई? ऐसे कारखाने, ऐसे फैक्ट्रीज जो कि क्या बनाती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ, ऐसे कारखाने जहां पर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस तरह के कारखानों को या फैक्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंथेटिक डिटर्जेंट, क्या बोला मैंने, सिंथेटिक डिटर्जेंट, मोने सिंथेटिक डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट होता है जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। तो वो डिटर्जेंट जो हम खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट जो है ना कई तरह के होते हैं। चलें, अब मैं सबसे पहले डिटर्जेंट का नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आ, बहुत आसान है। सबसे पहले डिटर्जेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, दैट इज लॉन्ड्री, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। मुन्ने सबसे पहले डिटर्जेंट का क्या नाम है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। चलें, अब जरा जल्दी से देखते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट के अंदर क्या क्या होता है। भाई इसके अंदर होता है सरफेक्टेंट। अच्छा, अब सरफेक्टेंट का क्या काम है, ये भी एक मसला है। तो भाई सरफेक्टेंट का क्या काम है? सरफेक्टेंट का काम है वाटर और ऑयल को आपस में क्या करना, मिक्स करना। तो डिटर्जेंट के अंदर एक खास केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं सरफेक्टेंट, और इस सरफेक्टेंट का क्या काम होता है, ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करना। क्योंकि जब तक तेल पानी में मिक्स नहीं होगा तो वो गंदगी कैसे रिमूव होगी ना, हमारे हमारे कपड़ों पे तेल के धब्बे लग जाते हैं, तो वो तेल जब तक पानी में घुलेगा नहीं तो वो डिजोल्व कैसे होगा, वो रिमूव कैसे होगा। तो सरफेक्टेंट का काम है वाटर और ऑयल को आपस में क्या करना, मिक्स करना। अच्छा, इसमें और क्या चीज होती है, इसमें होते हैं बिल्डर्स। ओ, इसमें क्या होते हैं, बिल्डर्स होते हैं। अच्छा, बिल्डर्स क्या होते हैं भाई, बिल्डर्स, अब बिल्डर्स के कई सारे काम होते हैं। मुझे बिल्डर्स के क्या काम होते हैं, बिल्डर्स के कई सारे काम होते हैं। जैसे कि बिल्डर्स पानी को क्या करता है, पानी को सॉफ्ट भी करता है, पानी की पीएच को भी कंट्रोल करता है, और सरफेक्टेंट के काम को भी अच्छा करता है, और साथ साथ ये सस्पेंशन भी क्रिएट करता है। मैं जरा लिखता हूँ बिल्डर्स के काम लिखता हूँ क्योंकि बिल्डर्स का काम ज्यादा है। बिल्डर्स के क्या काम है, बिल्डर्स का काम है सबसे पहले वाटर को सॉफ्ट करना, यानी ये वाटर सॉफ्टनर के तौर पे भी एक्ट करता है, ये पीएच को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ये सरफेक्टेंट को अच्छा करता है, सरफेस सरफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। अच्छा, और क्या करता है, ये सस्पेंशन करता है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि सर्फ जब एक दफा गंदगी को कपड़ों में से निकाल देता है या किसी भी चीज के ऊपर से निकाल देता है, ये उसे दोबारा जमने नहीं देता। यानी सस्पेंशन का मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ रीडिपोजिशन। री का मतलब दोबारा से, डिपोजिशन का मतलब होता है जमना, रीडिपोजिशन ऑफ डर्ट। ये क्या करेगा, जब जब गंदगी एक दफा निकल जाएगी तो उसे दोबारा जमने नहीं देगा। यानी सस्पेंशन का भी काम कर रहा है, सरफेक्टेंट को अच्छा भी कर रहा है, पीएच को भी मेंटेन कर रहा है, और वाटर को सॉफ्ट भी कर रहा है। ये बिल्डर्स का काम है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं। ठीक है,
भाई इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट होते हैं। तो इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहां पर एंजाइम का क्या काम? तो बेटा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेस। क्या है? लाइपेस। अब लाइपेस का काम होता है लिपिड को ब्रेक करना। क्या करना? लिपिड को ब्रेक करना। अब लिपिड क्या है? चिकनाई। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं लाइपेस। लाइपेस जबकि हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पे प्रेजेंट होता है, ताकि जब हम तेल या चिकनाई खाएं तो वो चिकनाई या तेल टूट सके। तो हम उसी केमिकल को डिटर्जेंट के अंदर भी डाल देते हैं, ताकि हमारे कपड़ों पर या हमारी किसी भी चीज पर अगर चिकनाई लगी हुई है तो वो चिकनाई भी टूट सके। समझे? हाँ। चलें। इसके अलावा हम क्या चीज यूज कर सकते हैं? फ्रेग्रेंस को यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फ्रेग्रेंस को यूज कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। और साथ में हम क्या यूज करते हैं? वाटर सॉफ्टनर, अगर जरूरत पड़ती है तो। वैसे बिल्डर खुद भी वाटर सॉफ्टनर का काम करता है तो जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इन केस जरूरत है तो फिर हम वाटर को सॉफ्ट करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा खारा पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर जरूरत नहीं होगी। अच्छा। अब लॉन्ड्री डिटर्जेंट का यूज किया। भाई लॉन्ड्री डिटर्जेंट का क्या यूज होगा? आप इसे डिश वॉशिंग आप इसे क्या करेंगे? कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्लॉथ वॉशिंग। तो कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? लॉन्ड्री डिटर्जेंट। चले भाई, ये तो हो गई हमारी टाइप नंबर 1। अब हम जा रहे हैं जल्दी से टाइप नंबर 2। अब जल्दी जल्दी कवर हो गए, क्यों? क्योंकि आपने हर एक चीज के मतलब समझ लिए। तो हमारी दूसरी टर्म है डिश वॉशिंग। अब डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आपको नाम से ही समझ आ रहा है भाई, इसका काम तो क्या होता होगा? बर्तन धोना। क्या काम होगा इसका? बर्तन धोना। पहले वाले का क्या काम था? कपड़े धोना। इसका काम क्या है? बर्तन धोना। सब सिखा दूंगा अपने मुन्ने को। क्या करूंगा? सब सिखा दूंगा अपने मुन्ने को, ताकि मेरा मुन्ना सारे काम कर सके। अगर आप पढ़ लिख ना सकें तो कम से कम कपड़े धोना और बर्तन धोना तो आपको आने चाहिए ना भाई। हाँ। चले। अब जरा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। भाई इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सरफेक्टेंट्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी इंजाइम होते हैं। इसके अंदर भी फ्रेग्रेंस होती है। अब इतना मसला नहीं है। और इसके अंदर भी वाटर सॉफ्टनर्स होते हैं। और काम आपको पहले ही पता लग गया। इसका काम क्या है? इसका काम है बर्तन धोना। ठीक है, यानी वॉशिंग डिशेस। इसका यूज क्या है? वॉशिंग डिशेस। अब वो आपके हालात पे डिपेंड करता है कि आप हाथ से धो या फिर डिश वॉशर के थ्रू धो। चले बाबा, अब हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी तीसरी टाइप पे, और हमारी तीसरी टाइप है हैंड सोप। कौन सी है मुन्ने? हैंड सोप। हैंड सोप आपको नाम से ही समझ आ गया कि जब आप गलत गलत चीजों पे हाथ लगा लें तो ज़ाहिर है आपको हाथ भी तो धोने पड़ेंगे। यानी ऐसी जगहों पे हाथ लगा लें जहां पे जरासीम है तो आपको अपने हाथ भी धोने पड़ेंगे। अब इसके अंदर आप क्या क्या डालते हो? इसके अंदर भी ज़ाहिर है, देखें, सरफेक्टेंट तो डलेगा ही डलेगा ना। सरफेक्टेंट तो कंफर्म है भाई। सरफेक्टेंट। और क्या डलेगा? खुशबू। ज़ाहिर है हाथों से खुशबू भी आनी चाहिए है। हाँ। और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। क्योंकि अगर वो हाथ आपने मुंह में लिए और आपके हाथ सही से नहीं धुले हुए तो उसमें अगर बैक्टीरिया हुए तो बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? बीमार। तो इसलिए हम ऐसी ऐसी दवाइयां भी उसमें डाल देंगे जो कि बैक्टीरिया को क्या कर दें? किल। और साथ में क्या होगा? मॉइस्चराइजर्स। साथ में क्या डालेंगे? मॉइस्चराइजर्स। ताकि जब आपके हाथ धुलें तो आपके हाथ कैसे हो जाएं? नर्म हो जाएं। आपके हाथ कैसे हो जाएं? नर्म हो जाएं। चलें। अब हम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इसे इस्तेमाल करते हैं हैंड हाइजीन, हाथ साफ करने के लिए। ठीक है। और बॉडी हाइजीन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। खैर, अब हमारी लास्ट टाइप है दैट इज ऑल पर्पस क्लीनर। आखिरी टाइप का नाम क्या है? ऑल पर्पस क्लीनर या ऑल पर्पस डिटर्जेंट। खैर, ऑल पर्पस क्लीनर या ऑल पर्पस डिटर्जेंट क्या होता है? जिससे आप किसी भी चीज को धो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उससे किसी भी चीज को धो सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? भाई इसमें भी वही सब होगा ना। इसमें भी क्या होगा? सरफेक्टेंट होगा।
इसमें भी क्या होगा, फ्रेग्रेंस होगा। इसमें भी क्या होगा, अच्छा इसको हम ज्यादातर ना हाईली लिक्विड बनाते हैं, तो इसमें साथ में कोई ना कोई सॉल्वेंट भी होगा, जैसे पानी, कोई और भी हो सकता है। अब यूज क्या है, कुछ भी कर लो इसे, तो ऑल पर्पस है ये, क्या कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे अगर आपने फर्श को साफ करना है, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा इससे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं इसे ईटीसी लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्जेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम डिटर्जेंट का रीकैप करें, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, डिटर्जेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अच्छा, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, वो डिटर्जेंट्स जिनको हम खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, यानी मैन मेड या आर्टिफिशियल डिटर्जेंट्स। कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स भी होते हैं, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स भी होते हैं, हैंड सोप भी होता है, ऑल पर्पस डिटर्जेंट्स भी होते हैं। कुछ टर्म्स भी हैं, कैस कौन कौन सी, सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट का क्या काम होता है, ऑयल और वाटर को मिक्स करना। अच्छा, और फ्रेग्रेंस का काम क्या होता है, स्मेल देना, ठीक है, अच्छी सी स्मेल देना। एंटी बैक्टीरियल एजेंट का क्या काम होता है, बैक्टीरिया को किल करना। मॉइस्चराइजर्स का क्या काम होता है, जब आप उसे यूज करें तो आपकी स्किन को नरम कर देना। अच्छा, और वाटर सॉफ्टनर का क्या काम होता है, पानी को नरम करना, ठीक है, खारे पानी, पानी की अ, खारेपन को कम करना। जैसे खारे पानी में कपड़े इतने अच्छे से नहीं धुलते ना, इसलिए हम उसमें वाटर सॉफ्टनर भी डालते हैं डिटर्जेंट के अंदर। अच्छा, और क्या है, और बिल्डर्स क्या होते हैं, बिल्डर्स तो बहुत सारे काम करते हैं, पानी को सॉफ्ट भी करते हैं, पीएच को मेंटेन भी करते हैं, ऐसा ही है। सरफेक्टेंट को भी अच्छे से काम करवाते हैं, और गंदगी को दोबारा जमने भी नहीं देते। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मैंने सारे ही पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ जाएंगे।